जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि हम यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास इसकी सीरीज को लेकर चल रहे हैं और आज से हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल शुरू करने से पूर्व जो है हम प्रीवियस के लेक्चर के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं कि आज तक हमने क्या पढ़ा, शुक्ल सीरीज में क्या चीज़ें पढ़ी और किस तरीके से आचार्य शुक्ल ने पूरे अपने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास जो है हमारे सामने रखा है, उसको विभाजित किया है। देखिए, सबसे पहले आपने शुक्ल जी के बारे में देखा कि इन्होंने पूरे अपने विषय वस्तु को, जो अध्याय हैं, उनको क्रमबद्ध रूप में डिवाइड किया है। और सबसे पहले आदिकाल जो है, यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को इस 4 कालों में विभक्त किया जाता है। तो जो सिर्फ आदिकाल है, आदिकाल को जब ये 4 प्रकरण में डिवाइड करते हैं तो 1050 से 1375 का जो समय है, ये पूरा है आदिकाल का समय। और आदिकाल को इन्होंने डिवाइड किया था 4 प्रकरण में। हम इसलिए आप पे इस चीज़ पे बार बार जोर दे रहे हैं कि इससे प्रकरण से क्वेश्चन आते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल को जो है शुक्ल जी ने कितने प्रकरण में डिवाइड किया है, तो 4 प्रकरण में डिवीजन किया है। अब यहाँ आप रिवाइज कर सकते हैं कि पहले प्रकरण का नाम इनका सामान्य परिचय था, जिसमें आपको आदिकाल के बारे में सामान्य जानकारी दी गई थी। इसी तरह जब आप प्रकरण 2 पे आए थे तो प्रकरण 2 में अपभ्रंश भाषा काव्य से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं हैं, जो रचनाकार हैं, इसी में सिद्ध साहित्य आता है, जैन साहित्य आता है, नाथ साहित्य आता है। तो ये सारी चीज़ प्रकरण 2 में है आदिकाल के तहत। प्रकरण 3 में इन्होंने देश भाषा काव्य रासो साहित्य को स्पेशली इसमें रखा है। तो रासो किसमें है? रासो साहित्य जो है देश भाषा काव्य प्रकरण 3 में है। फुटकल रचनाओं में आपने देखा स्पेशली सिर्फ 2 कवि के बारे में मेंशन किया गया है, खुसरो और विद्यापति। तो आपके इतने से ही 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। कितने प्रकरण में डिवाइड किया आदिकाल को? 4 प्रकरण में। पहले प्रकरण का नाम सामान्य परिचय, दूसरे का अभ्रंश काव्य, तीसरे का देश भाषा, चौथे का फुटकल। फुटकल में किसका जिक्र किया गया है? खुसरो और विद्यापति का। रासो साहित्य का किसके कौन से प्रकरण में रासो साहित्य के बारे में चर्चा किया गया है? तो प्रकरण 3 में। सिद्धनाथ के बारे में, जैन के बारे में, अभ्रंश काव्य के तहत। तो इस तरीके से आपने देखा ये पूरा समय 1050 से 1375 संवत में देख रहे हैं। अगर आपको इसी को ईस्वी में कन्वर्ट करना है, आप 57 माइनस करेंगे और 57 माइनस करते ही जो समय आएगा ईस्वी में आ जाएगा। तो आप देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तो हमने बात की आदिकाल की। अब देखिए, जो भक्ति काल है, 1375 से शुरू होता है भक्ति काल का समय और 1700 तक जाता है। 1375 से 1700। और इसको इन्होंने 6 प्रकरण में बांटा है। आदिकाल को तो हमने पढ़ा है, 4 प्रकरण में डिवाइड किया है। लेकिन जो भक्ति काल है, वो भक्ति काल अगर देखें तो संवत 1375 से 1700, 1375 से 1700 तक का जो डिवीजन है, इसको 6 प्रकरणों में डिवाइड किया है। जिसमें प्रकरण 1 सामान्य परिचय था, इसके बाद निर्गुण, फिर सूफी, यानी पूरे निर्गुण धारा में भी देखेंगे तो निर्गुण धारा में जो कबीर के बारे में पढ़ते हैं तो ये निर्गुण शाखा प्रकरण 2 में है। और कबीर सूफी संत के बारे में जो पढ़ते हैं, सूफी शाखा, ये प्रकरण 3 में है। तो पहला तो पूरे भक्ति काल का सामान्य परिचय, इसके बाद आप निर्गुण धारा में बात करेंगे तो निर्गुण धारा, फिर सूफी धारा, इसके बाद सगुण धारा में पहले राम जी की बात की गई है, राम भक्ति के बारे में बात की गई है, फिर कृष्ण जी की। तो ये 4 और 5 का ध्यान रखिएगा और इस तरीके से इसका क्रम याद रखिएगा कि चौथे पे राम भक्ति है, 5वें पे कृष्ण शाखा है और छठे को इन्होंने जो अन्य कवि बचते हैं उनको फुटकल धाराओं में, जैसे आदिकाल में इन्होंने प्रकरण 4 में जो फुटकल रचनाएं इस तरीके से रख दिया, या कबीर और उनको लगा कि विद्यापति और खुसरो है उनको रखना चाहिए तो ऐसे ही रख दिया। तो इसी तरह जो फुटकल जितनी भी रचनाएं हैं, फुटकल धारा में सगुण धारा के तहत रख दिया गया है। अब बात करें उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। तो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा गया है, जो समय है 1700 से 1900 का समय है। और इसको इन्होंने 3 प्रकरण में डिवाइड किया है। 3 प्रकरण में पहला है सामान्य परिचय, दूसरा है रीति ग्रंथकार और तीसरा है रीति काल के अन्य कवि। तो इन्होंने ये देखिए 3 भागों में विभक्त किया है। प्रकरण 1 में सबसे पहले सामान्य परिचय पे चर्चा किया है, प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार और तीसरे में रीति काल के जो अन्य बचे हुए कवि हैं उनको इन्होंने इसमें रख दिया है। इस तरह ये रीति काल का है। अब चौथा काल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आज हम चर्चा करने आए हैं, वो चौथा काल है आपका आधुनिक कालखंड। आधुनिक काल आपको थोड़ा सा जटिल लगेगा, लेकिन विश्वास मानिए, पहले बहुत ही ध्यान से सुनिए कि हमने कैसे इसको जो है आपके सामने रखा है कि
जो आदि काल जैसे आदि काल है तो आदि काल में आपने सीधे पढ़ लिया 4 प्रकरण, भक्ति काल में 6 प्रकरण में, रीति काल में 3 प्रकरण में। सेम वैसे ही आपका जो आधुनिक कालखंड है ये भी इन्होंने 4 प्रकरण में ही बांटा है। मोटा-मोटा देखें तो इन्होंने 4 प्रकरण में बांटा है। लेकिन जो आधुनिक काल है ये बेसिकली आधुनिक है, गलती से निकल गया आदि काल। आधुनिक काल को इन्होंने इस तरीके से बांट दिया, एक काव्य का समय क्या रहा है और एक गद्य का समय क्या रहा है। ये आप आधुनिक काल में भी देखेंगे कि पुराना वाला जो काव्य की प्रणाली है, ब्रज वगैरह, वो अचानक तो छूट नहीं जाता। तो क्या कब हद तक अगर देखा जाए कौन से समय तक जो है कुछ ना कुछ गद्य की कुछ ना कुछ काव्य की परिपाटी चलती रही और फिर गद्य का प्रसार कब हुआ। तो पूरे इन्होंने आधुनिक काल को 4 प्रकरण में बांटा है। पहले आपको ये ध्यान रखना है, 4 प्रकरण। 4 प्रकरण में प्रकरण 1 को इन्होंने पुरानी धारा कहा, प्रकरण 2 को नई धारा कहा, प्रकरण 3 को भी नई धारा कहा, 4 को भी नई धारा कहा। फिर नई धारा जब 3 को कह दिए तो अंतर क्या है, अब यहीं से आप देखिए। जब इन्होंने कहा कि हम आधुनिक काव्य का समय देखते हैं, अभी गद्य की बात नहीं हो रही है, काव्य की। पूरे आधुनिक काल को इन्होंने काव्य में बांटा और गद्य में विभाजन किया। तो हम अगर पहले बात करें, सबसे पहले इन्होंने जो काव्य में विभाजन किया, तो ईस्वी में अगर देखें तो 1843 ईस्वी से शुरुआत मानते हैं। और अगर मान लो आपको इसे संवत में निकालना है तो 1843 में आप 57 जोड़ दो, यही चीज 57 जोड़ते ही आपका कितना आ जाएगा, तुरंत ही आपका आ जाएगा ईस्वी। ठीक है, जो है संवत आ जाएगा। तो आधुनिक काल की शुरुआत पहले देखिए 1843 ईस्वी से माना जाता है। प्रकरण 1 पुरानी धारा में संवत 1925 यानी 1900 से 1925, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से लेके अब तक, ये 4 प्रकरण में डिवाइड करते हैं। और जो प्रकरण 1 है जो 1900 से 1925 का दौर है, इनका कहना है कि काव्य के तहत देखा जाए अगर जो हिंदी में 1900 से 1905 का 25 का कालखंड था वो पुरानी धारा का था। और जो प्रकरण 2 है, प्रकरण 2 से ये कहते हैं कि ये नई धारा है और पहला उत्थान काल है। तो देखिए प्रकरण 1 में कोई उत्थान काल नहीं, ये तो पुरानी धारा है, पुरानी चीजें। प्रकरण 2 से ये प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल, तृतीय उत्थान काल क्रम से बांटते हैं। और इनको 1925 से 50 के दौर में लगा होगा कि हाँ काव्य में कुछ नया आ रहा है। इसी तरह 50 से 75 का जो दौर है वो उत्थान काल में दूसरा दौर रहा और 75 से लेके बाद में उत्थान काल का ये तीसरा दौर रहा। तो कुल 4 प्रकरण हो गए और 3 उत्थान काल हो गए। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमने काव्य का डिवीजन देखा है। इसी तरह जब हम इनके द्वारा किन्होंने आधुनिक काल को गद्य में कैसे बांट के देखा है, तो ये बिल्कुल अलग नहीं कुछ करते हैं। ऐसे संवत 1900 से 1980 का कालखंड मानते हैं कि ये गद्य खंड है विभाजन का। और इसमें सबसे पहले ये आधुनिक काल के मानते हैं कि आधुनिक काल से पहले जो गद्य की अवस्था थी, ब्रज या खड़ी बोली था, वो कैसे है। तो ये चीज सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले इसी पे जिक्र किया है गद्य खंड में, कि पूर्व गद्य की अवस्था कैसी थी, ब्रज की कैसी थी, खड़ी बोली की कैसी थी। और इसी को यानी गद्य खंड को इन्होंने डिवाइड किया प्रकरण 1 और 2 में पहले। तो प्रकरण 1 और 2 में पहले सामान्य परिचय रखते हैं और सामान्य परिचय में गद्य का विकास, यानी सबसे पहले आपको गद्य कैसे कैसे आगे बढ़ा इसके बारे में बताते हैं। प्रकरण 2 में कि गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ। तो पहली चीज ये क्लियर हुई, आधुनिक काल में पूर्व गद्य की अवस्था में पहले गद्य का विकास कैसे हुआ, गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ। और फिर आप देखते हैं इसके बाद जो है प्रथम उत्थान काल, अभी हमने देखा ना प्रथम उत्थान काल 1867 से 1893। तो ये तो आपका ठीक है, सबसे पहले आपको परिचय दे दिया, आविर्भाव बता दिया। अभी आप जस्ट आप देखिए क्या आ रहे हैं कि प्रथम उत्थान काल का जो समय था, प्रथम उत्थान काल लगभग वही है 1925 से 50 का दौर है ना, 25 से 50 का दौर लगभग वही। 57 आप माइनस करेंगे तो चीजें ईस्वी में आ जाएगा और हो सकता है घट के वही 1868 आए। तो बस 1 साल का अंतर है। 67 से लेके जो 93 का दौर रहा, इन्होंने प्रकरण 1, 2, 3 में गद्य को बांटा है। पहले तो सामान्य परिचय दिया, गद्य का प्रवर्तन, फिर गद्य का प्रवर्तन, फिर गद्य साहित्य का किस तरीके से प्रसार हुआ, है ना। और फिर ऐसे ही 93 से 18 का जो समय है उसको इन्होंने प्रकरण 4 और 5 में बांट दिया। और फिर तृतीय उत्थान काल में 1918 से अब तक रख दिया। तो कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, आपने यहाँ से देख लिया पूरा, आपको बहुत अच्छे से प्रकरण समझ में आ गया होगा कि प्रकरण 1 को 4, प्रकरण 1 नहीं, आदि काल को 4 भाग में, भक्ति काल को 6 भाग में, रीति काल को 3 भाग में, और जो आपका आधुनिक काल है 4 प्रकरण में, और 4 प्रकरण में जो दूसरे प्रकरण से 3 उत्थान काल गद्य में और काव्य में इस तरीके से डिवाइड किया है।
यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको जो शुक्ल जी का पूरा किताब का विभाजन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम आधुनिक काल करने वाले हैं, तो आधुनिक काल जैसे जैसे करते जाएंगे प्रकरण 1 2 3 करके, फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाएंगे, तो फिर हम इस पे वापस से डिस्कस करने नहीं आएंगे। ये जो है टेलीग्राम में, इसको टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाए, इसे हम वहाँ सेंड कर देंगे। तो चलिए हम जो मूल टेक्स्ट है उसको शुरुआत करते हैं कि आपका जो आधुनिक काल है वो कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मूल टेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल जी का, जिसमें हम आधुनिक काल आज पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि इसके पहले हमने पूरे काल को आपको अच्छे से समझा दिया है। आधुनिक काल गद्य खंड, हमने आपसे कहा था कि काव्य खंड और गद्य खंड दोनों के बारे में इन्होंने चर्चा की है। तो सबसे पहले आधुनिक काल गद्य खंड के तहत पूर्व गद्य की अवस्था कैसी रही है, ब्रज कैसा रहा, खड़ी बोली कैसी रही, कौन से कुछ लेखक हैं जो प्रसिद्ध हैं उनमें जिन्होंने अपनी लेखनी चलाई, तो इन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे दिया है ना, आधुनिक काल गद्य खंड, संवत 1900 से 1925, प्रकरण 1 सामान्य परिचय। और अगर आपको यही 1900 से 1925 को अगर मान लीजिए ईस्वी में एक कन्वर्ट करना है, तो आप 57 माइनस करेंगे तो जो भी सन आएगा वो ईस्वी में आपका आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सामान्य परिचय अब हम शुरू करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आधुनिक काल के बारे में बात करने के पहले अचानक तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि रातों रात जो है गद्य विधा आ गया होगा, है ना, लेखन शुरू हो गया होगा। इसलिए लेखक भी यानी शुक्ल जी भी ये विचार करते हैं कि ऐसा कब हुआ, और क्या जब गद्य का एक हम लाइन खींचते हैं कि यहाँ से शुरू हो गया, तो क्या उस समय कोई ब्रज का या काव्य विधा में कुछ ऐसा अलग बोली में नहीं लिखा जा रहा था, प्योर खड़ी हिंदी आ गई थी अचानक। तो कहते हैं कि आधुनिक काल के पूर्व जो हिंदी का अस्तित्व है वो कैसा था, किस रूप में था, थोड़ा बहुत तो जान लेना चाहिए। तो कहते हैं कि अब तक जो था वो साहित्य की भाषा क्या हुआ करती थी, ब्रज होती थी। खड़ी बोली से पूर्व जो था साहित्य लिखा जाता था वो ब्रज में होता था। तो इसे कहते हैं कि जानकारी देने की, सूचित करने की आवश्यकता नहीं समझता, अतः ये मान के चलो कि गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी बहुत मिलेगी वो ब्रज भाषा में ही मिलेगी। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठयोग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंधित संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी ग्रंथ तो मिले ही होंगे, जिनका निर्माण काल 1407 के आसपास माना जाएगा। कोई कोई पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है, एक पुस्तक गद्य में भी है, जिसका लिखने वाला पूछिबा कहिबा आदि प्रयोगों के कारण राजपुताने का निवासी सा जान पड़ता है। इसके गद्य को हम 1400 के आसपास मान के चलते हैं, तो ये भी ब्रज भाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं कि ये भी एक नमूना है जिसमें थोड़ा बहुत गद्य दिखता था। आपको याद होगा हमने कहा था 1050 से 1375 ये आदिकाल का समय था, 1375 से आप 1700 रीतिकाल का, और 1700 से 1900 का जो समय था ये आपका जो है रीतिकाल का समय था। और 1900 के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1900 के बाद जो समय आता है वो हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संवत 1400 के आसपास, है ना। अगर आप ईस्वी में भी घटाएंगे तो लगभग ये समय कितने के आसपास पड़ रहा है, आदिकाल भक्ति काल के आसपास। तो लेखक का यही कहना है कि जब हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, जब हमारे यहाँ गद्य का प्रसार होता है, तो क्या हम आदिकाल भक्ति काल रीति में जाके कोशिश करते हैं देखने की कि रचना आखिर कैसे रची जा रही थी, तो उसके काव्य विधा में पता चलता है कि वो रचना तो हमेशा ब्रज हुआ करता था। तो कहीं कहीं छिटपुट थोड़ी थोड़ा अंश जो है वो हमको हिंदी का मिलता है, लेकिन बहुतायत में नहीं मिलता। तो वही चीज़ इन्होंने बताया कि थोड़ा बहुत नमूना मिलता है। जैसे एक नमूने का यहाँ पे जिक्र भी किया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी लगेगा, श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है, तो थोड़ा सा अंश इन्होंने कहा मुद्रित कर दिए जिससे आप समझ पाओ कि हाँ उस समय कुछ ऐसा हिंदी प्रयोग होता था। अब यहाँ पे हमने कहा ब्रजभाषा गद्य, यानी ब्रजभाषा में गद्य का जो रूप देखने को मिलता है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया है विट्ठल नाथ का। आपने इन्हें अष्टछाप के कवियों में पढ़ा होगा। बल्लभाचार के 4 शिष्य थे और बल्लभाचार के पुत्र विट्ठल नाथ, इनके भी 4 शिष्य थे, और ये लोग मिलके अष्ट जो कवि थे 8 कवियों के मिला के अष्टछाप की स्थापना किए थे। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम भक्ति काल के समय में अगर देखें, जो विट्ठल नाथ थे, विट्ठल नाथ के बाद यानी विट्ठल नाथ ही नहीं, उनके बाद जो है फिर हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य का ग्रंथ मिलता है। श्री बल्लभाचार के पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ ने जो श्रृंगार रसमंडल नामक एक ग्रंथ लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है, उनकी भाषा को आप देख के समझ सकते हैं क्या कि ये प्योर शुद्धता के साथ सिर्फ ब्रज में है कि उसमें थोड़ा बहुत हिंदी का गद्य मिलता है।
तो इन्होंने पहल जिक्र की है बल्लभ के पुत्र विट्ठल की, और विट्ठल की भी किताब श्रृंगार रस मंडन, आपको बस यही याद रखना है, श्रृंगार रस मंडन में जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे पढ़ने से आपको लगेगा कि क्या हिंदी का आपको थोड़ा भी दिख रहा है। प्रथम की सखी कहतु है, जो गोपी जन के चरण विषय सेवक की दासी करी जो इनको प्रेमामित, जैसे गोपी जन के चरण, तो ऐसा आपको लगेगा हाँ ये तो मुझे समझ में आ रहा है। और जहाँ पे ऐसे आ गया कि करी निकुंज विषय, तो आपको लगेगा ये तो ब्रज हो गया। तो आपको यहाँ मिक्स देखने को मिलेगा, श्रृंगार रस मंडन में दोनों लैंग्वेज का मिक्स रूप देखने को मिलेगा, ये ब्रज भी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा खड़ी बोली का रूप भी देखने को मिलेगा। कहते हैं ये लिखा तो गया है, पर ये गद्य जो है अपरिमार्जित है, अव्यवस्थित है। इसके पीछे दो और सांप्रदायिक, यानी इससे पहले भी दो सांप्रदायिक ग्रंथ और लिखे गए जो बड़े हैं और जो थोड़े व्यवस्थित भी है। वो बल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार हुआ। इनका नाम है एक 84 वैष्णव की वार्ता 200, ये तो आपने कई बार सुना होगा, 252 की और 84, यानी वैष्णव वार्ता में 84 कवियों का जिक्र, 252। इनमें से जो प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई विट्ठल जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ, इनके क्या है, ये पौत्र है। देखिए वल्लभ जी के पौत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ, तो गोकुलनाथ क्या थे, इनके थे। वल्लभ के विट्ठल हो गए, विट्ठल के गोकुल थे। कहते हैं ये गोकुल ने लिखा था, और इन्हीं लोगों के शिष्यों को एकजुट, मतलब कि इन शिष्य जो इन सभी शिष्य थे उन्हीं के बारे में जानकारी दी है। भक्ति भाव से उल्लेख किया, वैष्णव भक्तों और आचार्यों के बारे में बताया है। और कहते हैं कि इससे तो 252 की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग प्रतीत होता है। और इन वार्ता कथाओं में आपको लगेगा कि हाँ थोड़े थोड़े गद्य क्या है, परिष्कृत रूप में है। बस आपको ये बताना यहाँ पे इनका उद्देश्य है कि देखो कहाँ कहाँ आपको गद्य मिला। तो जैसे श्रृंगार रस मंडन जो रचना उसमें मिला, 84 वैष्णव में 200 में मिला, है ना। फिर यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल भी दिए कि आप देख सकते हो, स्रोत श्री नंदगाम में रहतो हतोसो खंडन ब्राह्मण, तो पढ़ के आपको क्या लगता है। आपको बस ये देखना कि पहले नंबर पे इन्होंने जो जिक्र किया है ब्रज भाषा में, वो किया है, किसका किया है, बल्लभ के पुत्र विट्ठल का। और विट्ठल के बाद उनके पुत्र गोकुल का, गोकुल की दो रचनाओं का। इनके बुक का नाम है श्रृंगार रस मंडल। इतनी चीजों को आपको साफ साफ अपने दिमाग में रखना है। दूसरी बात, ब्रज भाषा में ये दूसरे नंबर पे जिक्र करते हैं नाभादास का। नाभादास के बारे में बताते हैं 1660 के आसपास। इससे आपको लगेगा कि रीतिकाल में प्रवेश हो चुका है, क्योंकि 1700 से 1900 का समय रीतिकाल का था। तो नाभादास के बारे में बताते हैं कि नाभादास एक अष्टयाम रचना लिखते हैं, वो भी ब्रज भाषा में है, और भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है इसमें। अब इसमें कहते हैं कि ये चीज आप देखो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे फिर श्री राज जू को जोहार करके श्री महेंद्रनाथ दशरथ जू निकट बैठते, ऐसे करके। फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने जिक्र किया है बैकुंठ मणि शुक्ल का। वैकुंठ मणि शुक्ल संवत 1680 के आसपास ये है इनका, ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के हाथे। और ब्रज भाषा गद्य में इन्होंने क्या लिखा है, तो वैकुंठ मणि शुक्ल ने अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, तो अगहन और वैशाख को लिखा है। दो छोटी पुस्तकें इनका देन है, इन्होंने लिखा है, और इनके रचना का थोड़ा सा यहाँ पे पंक्ति दिया गया है। और कहते हैं कि ब्रज भाषा गद्य में लिखा एक नासिकोपख्यान मिला है। नासिकोपख्यान किसने लिखा है इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन वही है 1760 के उपरांत मिला है। भाषा थोड़ी व्यवस्थित है, यहाँ पे उसका उदाहरण दिया है। अब आगे चौथे नंबर पे इन्होंने जिक्र किया है सूरत मिश्र का। तो इन्होंने 1767 में बताया है कि सूरत मिश्र जो थे 1767 में संस्कृत से कथा लेकर, ये इन्होंने कथा तो संस्कृत से लिया था, लेकिन संस्कृत से कथा लेकर बैताल पचीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरालाल ने संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचिनका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि सूरत मिश्र ने बैताल पचीसी, फिर आगे ये कह रहे हैं कि जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरालाल ने संवत 1852 में इस तरीके से लिखा। और भाषा इसकी बोलचाल की, जिसमें अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द मिलते हैं। तो यहाँ पे क्रमशः हमसे 4 लोगों का ब्रज भाषा में हमने जिक्र किया, विट्ठलनाथ का, दूसरे नंबर पे नाभादास का, उनके अष्टयाम का, बैकुंठ मणि शुक्ल की 2 रचनाओं का, अगहन महात्म्य वैशाख का, और इसके बाद नासिकोपख्यान का, और सूरत मिश्र ने बैताल पचीसी, है ना, इस तरीके से इन्होंने किया। अब यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार आपको ये बताते हैं कि ब्रज भाषा गद्य की आपको कुछ पुस्तकें इधर उधर देखने को मिली। तो गद्य का कोई विकास प्रकट रूप में नहीं देखने को मिला, साहित्य की रचना पद्य में ही होती रही। गद्य का भी विकास यदि होता
आता तो विक्रम की शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई, उस धड़ाके के साथ नहीं ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता और कुछ समय दो प्रकार की गद्य धाराएं एक साथ चलती। तो कहते हैं कि भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही समझना चाहिए कि भाषा प्लावित नहीं, संगठित हुआ और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा बनी। तो यहाँ तक आपको कहीं पे भी गद्य का वो रूप नहीं दिखा होगा। अब बात आगे करते हैं कि जो गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार ना होने के कारण ही जो ब्रज भाषा था, ब्रज भाषा गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। वैष्णव वार्ताओं में उनका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखता, वो आगे चलकर फिर जल्दी नहीं दिखा। फिर आगे कहते हैं कि विक्रम की 18वीं शताब्दी में लिखी श्रृंगार शतक की एक टीका की कुछ पंक्तियां आप देखें। यहाँ पे श्रृंगार शतक की टीका की पंक्ति है, उन्मत्त प्रेम सरम धालिम यदंगना, है ना, तत्र प्रत्यु माधातुतम। अब यहाँ पे है कि जिसे दिया है कि अंगना जुए स्त्री सु प्रेम के अति आवेश करे जू करन कर चाह तो करे विश्व प्रयोग। तो आगे चलकर कहते हैं कि संबत 1872 में जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भी यही दशा देखने को मिलती है। उसमें भी कुछ ऐसा रूप नहीं दिखता। राघव शर लागो गति छत्रा मुकुटियो, सबल कहे अनेक रंग मिश्रित, असु कहे किरण जाके ऐसे जो सरुइयो तिन सहित मानो कालिंद गिरी। ये आपको पढ़ने से वैसे भी कहीं से गद्य नजर नहीं आ रहा होगा। फिर आगे कहते हैं कि सरदार कवि अभी हाल ही में हुए थे। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ससी आदि की उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ असंबंध थी। तो सरकार कवि का भी जिक्र आया है। सरदार कवि का सारांश ये मिलके हुआ कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य खड़ा नहीं हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। यानी ये जो समय यहाँ तक हमने बताया सरदार कवि तक, आपने देखा लेखन में थोड़ा बहुत किसी के आ जाता था, लेकिन पूर्ण रूप में जो काव्य का ब्रजभाषा रूप रहा है उसमें कहीं पे भी खड़ी रूप में या व्यवस्थित रूप में खड़ी बोली नहीं दिखाई दी। इसलिए अब आगे जो जिक्र करेंगे वो हम खड़ी बोली गद्य का करेंगे। और खड़ी बोली का गद्य जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है, अब यहाँ से देखिए। कहते हैं कि देश के अलग अलग भागों में जो मुस्लिम फैलने लगे, दिल्ली की दरबारी शिष्टता, जो दिल्ली में दरबारी शिष्टता था, उसके प्रचार के साथ दिल्ली की जो खड़ी बोली, अब दिल्ली में खड़ी बोली थी उत्तर भारत में, तो कहते हैं तो जब भिन्न भिन्न भागों में मुस्लिम फैलने लगे और दरबारी जो शिष्टता थी उसके प्रचार जब हुई, तो खड़ी बोली भी धीरे धीरे व्यवहार में आने लगी। कहते हैं कि खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में, विक्रम की कितनी 14वीं शताब्दी में खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ, क्योंकि ब्रज में तो उस समय ब्रज में तो सब कुछ लिखा जा रहा था, पर खुसरो जी ने ब्रज के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद और पहेली लिख दिया। गद्य नहीं, पद लिखा था। और औरंगजेब के समय फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हुई। यानी जब तक औरंगजेब का समय आप देखते हैं तो औरंगजेब के समय तक कह रहे हैं कि फारसी मिश्रित, यानी जहाँ पे फारसी मिला हो ऐसी खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और आदर्श भी विदेशी होता गया। अब आगे भी कहते हैं कि जो मुगल साम्राज्य, उसके ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में बहुत सहायता मिली। यानी एक तरफ मुगल साम्राज्य जो है, दिल्ली सल्तनत के बाद आप देखो जो मुगल सत्ता है, तो कहते हैं कि एक समय था कि मुगल सत्ता, आप देखिए कि 1707 तक जो है औरंगजेब जब तक रहते हैं आगरी मुगल सत्ता, तो अच्छे तक थोड़ा चलता है। इसके बाद जितने भी उत्तर मुगल कालीन शासक आते हैं वो बहुत ही कम समय तक रहे और 1858 तक तो जड़ से मिटा दिए जाते हैं। तो कहते हैं कि मुगल साम्राज्य में जो भी थे, उन लोगों में जो भी खड़ी बोली वहाँ के लोग बोलते, जब इनकी सत्ता ध्वंस होने लगी, ये फैलने लगे, तो खड़ी बोली भी फैलने लगी। अब वो उत्तर भारत में दिल्ली, आगरा, पछाई शहरों की समृद्धि नष्ट हो रही थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद नई राजधानियां चमक उठ रही थी। इस तरह जो दिल्ली को छोड़कर लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे, मीर मिर्जा आदि अनेक उर्दू शायर जब पूरब की ओर जाने लगे, तो दिल्ली के आसपास के प्रदेशों के जो हिंदू व्यापारी हुआ करती जातियाँ, अग्रवाल खत्रिय, जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगे। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की खड़ी बोली भी वैसे ही साथ में चलती गई। ये सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेश के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते। कहने की एक सिद्ध बात है कि जो उपजाऊ और सुखी प्रदेश है
वहाँ के लोग व्यापार में बड़े उद्योगशील नहीं होते। धीरे धीरे पूरब के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यवहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक थी, मौलवी और मुंशियों की उर्दू ए मोहल्ला नहीं। आगे वो कहते हैं कि अपने ही ठेठ रूप में बराबर 50 से आई जातियों के घरों में बोली जाती रही। कुछ लोगों का ये कहना है या समझना भी है कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उनका मूल रूप उर्दू है, जिसे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्द को निकालकर गढ़ ली गई हो। शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संबत 1900 के पूर्व तक पद में ही रहा, भाषा ब्रजभाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही कोने में पड़ी रही। तो यहाँ तक आपने देखा कोई खड़ी बोली का बहुत ज़्यादा रूप नहीं है। अब आगे कहते हैं कि भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक आप देखो तो जो अपभ्रंश काव्य हैं उन्हीं की परंपरा चलती रही और उनके अंदर जो उनके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप का झलक हम सब देख सकते हैं, वो भी पद्यों में। वो तो देख के आए, जैसे भला हुआ जो मारी या बैडू मारा कन, तो यहाँ सब तो आपको देखने को मिला। या अढ़ई विपत्ति नहीं जुड़ू करके है। फिर इसके बाद कबीर दास के वचन में सदुकड़ी में आपको कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहीं तर भला न होए, आऊंगा ना आऊंगा मारूंगा न जीऊंगा, गुरु के शब्द रम रम राऊंगा। तो इसमें यानी भक्ति काल में आप निर्गुण धारा में कबीर के तहत देखते हैं कि वो जो सबके सामने रखते हैं। अकबर के समय में गंग कवि थे, उन्होंने चंद चंद वर्णन की महिमा लिखी। एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में इन्होंने लिखा। आगे कहते कि जैसे ये है सिद्धि श्री 108 श्री श्री पास शाही जी श्री दलपति, तो इसमें आप उन पंक्तियों को देख सकते हैं। तो इस अवतरण से स्पष्ट यही लगता है ना कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली अलग अलग प्रदेश में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यहाँ भाषा उर्दू नहीं कहा जा सकता, ये हिंदी खड़ी बोली है। यद्यपि पहले से साहित्य के भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें ज़्यादा रचना नहीं हो पाई, पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर आपको पुस्तकें दिखने लगी। अब बात करें विक्रम संवत 1798 में, 1798 की बात है, लगभग वही रीतिकाल। तो 1798 में राम प्रसाद निरंजनी जो है, इन्होंने भाषा योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ लिखा, साफ सुथरा किस्में खड़ी बोली में। ये पटियाला दरबार में भी थे और महारानी को कथा बाजकर पटियाला दरबार में थे। पटियाला दरबार का जिक्र आपको आप हुदरी जो आपको आप हुदरी करके जो रमिका गुप्ता जी का है, तो उसमें हम देखते हैं कि पटियाला दरबार का जिक्र है। तो यहाँ भी कहते हैं कि जो राम प्रसाद निरंजनी है, जिन्होंने भाषा योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ लिखा, भी साफ खड़ी बोली में। ये कहाँ रहते थे? पटियाला दरबार में महारानी को कथा बाजकर सुनाते थे। इनके ग्रंथ को देखकर ऐसा लगता है कि मुंशी सदासुख और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले, यानी जो मुंशी सदासुख की बात करते हैं, लल्लू लाल इनसे भी कितने वर्ष पहले, 62 वर्ष पहले राम प्रसाद निरंजनी ने तो अच्छा गद्य, परिमार्जित गद्य तो वो लिख के चले गए। अब तक पाई गई पुस्तकों में ये भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना जान पड़ता है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में ऐसे नहीं चलता, बल्कि वो एक परिष्कृत रूप में दिखाई देता है। अब तक पाई गई पुस्तकों में ये भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आगे फिर कहते हैं कि ये तो भाषा योग वशिष्ठ की बात हो गई। कोई पुस्तक इससे पुरानी नहीं मिली, तब इसी को हमें परिमार्जित गद्य की पहली पुस्तक मान लेनी चाहिए। किसको? भाषा योग वशिष्ठ को, क्योंकि और कोई मिला नहीं। और प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक के रूप में भी हमको किनको मान लेना चाहिए? इसी के लेखक को, लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। यहाँ पे आपको उद्धरण दिया गया, भाषा योग विशिष्ट की पंक्तियों दिया गया है। प्रथम परम ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार, जिससे सब भासते हैं और जिनमें सब लीन और स्थित होते हैं। तो किस तरीके से पढ़ने पे लैंग्वेज समझ में आ रहा है। आगे जो दूसरी कंडीशन है वो बताते हैं कि दूसरा, हे राम जी, वो तो उसी का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कहते हैं कि इसके पीछे संवत 1818 में, इसके पीछे संवत 1818 की बात है। 1818 में बसवा मध्य प्रदेश निवासी थे दौलत राम। पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य ने लिखा जैन पुराण, उनका भाषा अनुवाद किया, जो 700 पृष्ठों से ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है। भाषा इसके उपयुक्त भाषा योग वशिष्ठ के समान परिभाषित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी जो है उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी।
मध्य प्रदेश में फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं ला दी गई और जैन समाज जिसके लिए ये ग्रंथ लिखा गया था। मध्य प्रदेश में फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं ला दी गई और जैन समाज जिसके लिए ये ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला रहा। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उसे सर्वथा स्वतंत्र व अपने प्रकृत रूप में भी 200-250 वर्ष से लिखने पढ़ने के काम में आ रहा है। ये बात भाषा योग वशिष्ठ और परिपुराण अच्छी तरह। तो यहाँ पे जो है इसके पीछे बताया गया है कि जो संवत 1818 में बसवा मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम ने हरिसेड़ा चार्यकृत जैन परिपुराण का भाषानुवाद किया, जो 700 पृष्ठों से ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है और भाषा इसकी उपयुक्त भाषा योग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं ला दी गई थी और जैन समाज जिसके लिए ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उससे सर्वथा स्वतंत्र व अपने प्रकृत रूप में भी 200-250 वर्षों से लिखने पढ़ने के काम में आ रही ये बात भाषा योग वशिष्ठ और परिपुराण अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। अतः ये कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र विषय मगधे नामा देश अति सुंदर, जहाँ पूर्ण अधिकारी बसे हैं, इंद्रलोक के समान सदा भोग उपयोग कर रहे हैं। आगे चलकर 1830 से 40 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मांडोर का वर्णन लिखा है, जिसकी भाषा साहित्य की नहीं साधारण बोलचाल की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मांडव अवल में बताया गया है कि मांडव ऋषि का आश्रम था, मंडाश्रम हुआ। जो ऊपर ये सब कहा गया है ये खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था। इसका अर्थ ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये जो कहना है साहित्य से मतलब है लिखित साहित्य का, कथित या मौखिक का नहीं। हो सकता कथित या मौखिक में गद्य परंपरा में रही हो, लेकिन लिखित होना चाहिए। लिखित का मायने है कोई भी भाषा हो कुछ ना कुछ उसका साहित्य अवश्य होना चाहिए, चाहे वो लिखित हो, श्रुति परंपरा हो, कुछ भी हो। तो इसलिए खड़ी बोली के बारे में कहते हैं कि उसके बारे में कुछ गीत, कुछ पद, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी। खुसरो किसी पहेली दिल्ली के आसपास प्रचलित थी, जिनके नमूने पर खुसरो ने अपनी पहेलियां या मुकरियां कही। हाँ, फारसी पद में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है कि पहली बार फारसी जो है पद में खड़ी बोली को ढालने का प्रयास किया गया है। वैसे जो खड़ी बोली था इसका रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे अपने विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमान की खास भाषा सी जचने लगी। इससे भूषण है, सूदन है आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में इस बोली का व्यवहार किया। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमान के दिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देसी रूप भी देश के अलग अलग भागों में पछाड़ के व्यापारियों के साथ फैल रहा था। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार में आने लगा, सामान्य हो गया। जिस समय अंग्रेजी राज भारत में प्रतिष्ठित हुआ उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा तो बन चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए लोग करते थे, उसी प्रकार असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू, साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषा में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया। मतलब वही है अंग्रेजों का रीतिकाल 1700 से 1900 था। तो वही कह रहे कि रीतिकाल जब तक 1900 तक समाप्त हो रहा था उस समय तक तो अंग्रेज पूरी तरह वर्चस्व में आ गए थे और ऐसे में अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखना बहुत जरूरी था। परिशिष्ट समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती मिली, एक तो खड़ी बोली का सामान्य देसी रूप, दूसरा वो दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उन्हें दिया था, उर्दू कहलाने लगा। अब इनके ऊपर था कि ये लोगों को क्या कहते हैं कि रोजगार किस में मिलेगा, क्योंकि जिसमें रोजगार मिलता है लोग उसी को सीखने लगते। एक पूरा ना कह सकते हैं कि परिवेश निर्मित नहीं हो रहा था कि खड़ी बोली बोला जाए कि नहीं बोला जाए। अब कह रहे हैं कि जब 1900 तक आते आते अंग्रेज यहाँ पे आ गए तो स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे उर्दू कहते हैं, यानी वो लोग जिसे उर्दू कहते हैं वो ना तो देश की स्वाभाविक भाषा ना उस साहित्य देश का साहित्य है। अंग्रेजी जब आए, विदेशी जब यहाँ पे आए तो वो जब देख रहे हैं कि उर्दू जिनको ना तो देश की स्वाभाविक भाषा कह सकते ना साहित्य की, जिसमें जनता के भाव और विचार तो दिख रहे थे, इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की जरूरत हुई वे गद्य की खोज में पड़े। तब दोनों प्रकार की पुस्तक उनको आवश्यकता महसूस हुई, उर्दू की भी हिंदी की भी, दोनों को मंगा के पढ़ा जाए, दोनों को समझा जाए। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में ना उर्दू में थी ना हिंदी में। जिस समय ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज बना है, फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज बना
उसके बारे में कह रहे फोर्ट विलियम कॉलेज के समय जब लगा कि उर्दू में कुछ मंगाया जाए हिंदी में, कह रहे इसके पहले गद्य की पुस्तक के लिखने के रूप में हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी, जैसे भाषा योग वशिष्ठ और परिपुराण का उल्लेख पहले भी हो चुका है। तो लिख ये कहते हैं कि उसके बाद जब अंग्रेजों की ओर से हुआ कि पुस्तक लिखाने की व्यवस्था की जाए, तो 1-2 साल पहले मुंशी सदा सुख की ज्ञान उपदेश वाली पुस्तक और इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी ये सब तो लिखी जा चुकी थी। ये कहना है कि अंग्रेजी अंग्रेजी की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव है, ठीक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेज आए, अंग्रेजी आई, उसने मोटिवेट किया कि आप हिंदी खड़ी बोली में कुछ लिखो, तब लिखा गया। इससे पहले भाषा योग वशिष्ठ, रानी केतकी की कहानी, कुछ चीजें आ गई। और जब दिल्ली उजड़ गया था, तो जो हिंदू व्यापारी थे इधर उधर जीविका के लिए जब पलायन कर रहे थे, तो स्वाभाविक रूप में जो हिंदी का एक रूप वहाँ पे आसपास था, वो जहाँ जाते थे उस रूप में तो बोलते ही थे। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद में ही था, यानी वो गद्यांश नहीं लिखते थे, काव्य पंक्तियां लिखते थे। और हिंदी कविता में परंपरागत रूप से काव्य भाषा में ब्रज भाषा का व्यवहार होता था, और उर्दू कविता में जो उर्दू कविताएं होती थी उनमें खड़ी बोली के अरबी, यानी उर्दू कविता में खड़ी बोली के साथ अरबी फारसी मिश्रित होता, मिला होता। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में चारों ओर फैल गई, तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना भी दिखाई पड़ने लगी। इसलिए जब बात करते हैं संवत 1860 में फोर्ट विलियम कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक कौन थे, तो हिंदी उर्दू अध्यापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। उन्होंने देसी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की। किसने किया? जॉन गिलक्राइस्ट ने किया। और उन्होंने उर्दू प्लस हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब तो यही निकलता है, उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व माना था, ये नहीं कि उर्दू में ही हिंदी को मिला दिया। जॉन गिलक्राइस्ट ने दोनों का अपना अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व है वो चीज माना था, है ना, क्योंकि वो अलग अलग लिखाने का प्रबंध भी किए। और फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में ही लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदन मिश्र ने नासिको तोपख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए। उसमें मुंशी सदा शुक्ला, सैयद इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदन मिश्र हैं। ये 4 लोग मिलके बढ़ाए। ये 4 लेखक संवत 1860 के आसपास हुए। अब सबसे पहले इसमें मुंशी सदा सुखलाल की बात करिए। पहले नंबर पे देखिए है मुंशी सदा सुखलाल। ये मुंशी सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। तो दिल्ली में आप कहते हैं कि अधोपतन 1707, यानी औरंगजेब के बाद जब उत्तर मुगल कालीन आते हैं, इसके पहले की जो स्थिति थी सब लोग छिन्न भिन्न हो गए थे। तो कहते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल, ये बात हो रही है 1850 के आसपास, ये दिल्ली के रहने वाले थे। जन्म इनका 1803 में हुआ था, यानी उत्तर मुगल कालीन समय में। और 1803 से 81 में इनका समय रहा। 1850 के आसपास लगभग, वही जब प्रेमचंद जी का जन्म होता है 1850 में। हाँ, तो उसी के लगभग ये कंपनी के अधीनता में जो है चुनार जिला मिर्जापुर में एक अच्छे पद पे थे। मुंशी सदा सुखलाल अंग्रेजों के कंपनी की अधीनता में थे, कोई पद पे थे। तो इन्हें जो है उर्दू और फारसी, इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी उर्दू और फारसी, और काफ़ी शायरी भी करते सदा सुखलाल। तो इनका एक अपना खुद का था मुंतक कुत वारिक करके, ये रचना पूछा जाता है किसका है? सदा सुख का। मुंतक बुत वारिक करके इन्होंने उसमें जो है उसके संबंध में जो कुछ भी लिखा उसे यही पता चलता है कि ये 65 वर्ष की अवस्था में नौकरी छोड़कर प्रयाग आ गए और अपनी शेष आयु जो है यही प्रयाग में हरिभजन करके बिताए। और 1875 में, क्योंकि मृत्यु 81 में हुआ, तो संवत 1875 में इनका जो है उक्त पुस्तक जो है समाप्त हुआ, जिसके 6 वर्ष बाद इन्होंने मतलब परलोकवास हो गए। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखा था। कुछ दूर तक सफाई के साथ चलने वाला गद्य जैसा लगा, ये था भाषा योग वशिष्ठ। जैसा ही मतलब इन्होंने लिखा था वैसा ही मुंशी जी की इस पुस्तक में दिखाई भी पड़ा। तो ऐसा लगा कि एक तो अपना ये मुंतक व तारीख लिखे ही थे, उर्दू फारसी में लिखते ही थे, भाषा योग वशिष्ठ ऐसा लिखा, इसमें ज़्यादा गद्य की चीज़ें दिखी। इससे ये लगा कि संस्कार का प्रमाण तो नहीं, लेकिन आरोपित उपाधि है कि इन्होंने लिखने की कोशिश तो की, गद्य में लिखने की कोशिश की। और कहते हैं कि जो क्रिया उत्तम हुई 100 वर्ष में चांडाल से थी। यहाँ पे एक पंक्तियों के बारे में बताया गया कि इस तरीके से लिखा। तो मुंशी जी ने ये लिखा जो ये ना तो गद्य मतलब कहा मुंशी जी ने ये गद्य ना तो किसी अंग्रेजी अधिकारी की प्रेरणा से लिखा ना किसी नमूने पे। वे एक भगवत भक्त थे और उन्हें लगा तो चारों तरफ जो शिष्ट भाषा उन्होंने देखा वो इसी में लिखा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहते हैं कि यद्यपि वो खास दिल्ली के रहने वाले थे, अहले भजन पर थे, उन्होंने अपनी हिंदी गद्य में कथावाचक, पंडित, साधु संत, इनके बीच जो भी दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली था उसका रूप हमारे सामने रखा। तो पहली बार हम मुंशी जी के उसमें देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रस्मो रिवाज भाखा की दुनिया से उठ गया है। ये पंक्तियाँ पूछा जाता है किसका है, तो सारांश ये निकल के आता है कि मुंशी जी जो थे वो हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण किए, उर्दू से अपनी भाषा ले लिए थे। तो पहली बार गद्य में सबसे पहले उल्लेख इन्हीं का किया गया है। और
फिर ये लोग फोर्ट विलियम कॉलेज से भी जुड़े थे। सदा सुखलाल पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे इंसान अल्लाह खां को रखा है। इंसान अल्लाह खां जो कि उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, और दिल्ली के उजड़ने पर ये कहाँ पे चले आए थे, लखनऊ। जैसे वो प्रयाग आ गए थे, ऐसे ये लखनऊ आ गए थे। और मीर मासा अल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए थे, जहाँ वे शाही हकीम हो गए। मुगल सम्राट की अवस्था जब बहुत गिर गई थी, तो हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ ये इंसान अल्लाह खां चले गए, और मुर्शिदाबाद में ही इंसान का जन्म हुआ था। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेर मच गया, तब इंसान जो भी पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान हुए, प्रतिभाशाली हुए, तो ये दिल्ली चले आए और शाह आलम दूसरे के दरबार में ये रहने लगे। अब यहाँ पे ढेरों सारे शादी करते थे। कहते हैं कि जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूट कर चला गया गुलाम कादिर, तो इंसा का निर्वाह कठिन हो गया। और फिर बाद में ये हुआ कि जब शहादत अली खां 1855 में गद्दी पे बैठा, तो ये वहाँ पे गए और 1875 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इंसा अल्लाह खां ने एक रचना लिखी, जिसका नाम क्या था, इस रचना का नाम क्या था, उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी। तो इंसान ने उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी 1855 से 1860 के बीच में लिखा। और कहते हैं कि जो 55 से 60 के बीच में उदय भानचरित लिखा, इसके पीछे इंसान साहब ये लिखते हैं कि एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि हमको कोई ऐसी कहानी लिखनी है जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना हो, यानी हिंदी को छोड़कर कोई बोली का पुट ना हो, तब जाके मेरा जीव फूल की कली के रूप में खिलेगा। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में ना हो। ये साफ-साफ कह रहे हैं कि हमको उसमें हिंदी के ज़्यादा पुट चाहिए और किसी भी बोली के पुट नहीं चाहिए। इंसा अल्लाह खां कह रहे थे, जो कि खुद बड़े उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। तो जो है शुक्ल जी यही कहते हैं कि इंसा अल्लाह खां के संबंध में कि इनका हिंसा का जो उद्देश्य था लिखने का, वो ठेठ हिंदी के लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट ना रहे। उद्धत अंश में देखिए भाखापन एक शब्द है, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मुसलमान लोग जो थे, वो भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते थे। जब मुसलमान लोग भाषा शब्द कहते थे, वो साहित्यिक हिंदी के लिए कहते थे, जिसमें आवश्यकता के अनुसार संस्कृत के शब्द भी आ जाते थे, चाहे वो ब्रज भाषा का भी हो, चाहे खड़ी बोली का हो। लेकिन इसका ये मतलब है कि वो संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे, यानी संस्कृत के साथ हिंदी मिला, उसको उर्दू फारसी वाला हिंदी कहते थे ये लोग। और भाखा क्या है, भाखा से मतलब होता था खास ब्रज भाषा का अभिप्राय, यानी भाखा से खास उनका ब्रज भाषा का मतलब नहीं होता था। जैसे कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं कि भाखा का मतलब ब्रज भाषा से। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी, यानी हिंदी में अगर अरबी फारसी मिल गया तो अरबी फारसी से हिंदी को ये उर्दू कह देते थे, उसी प्रकार जो संस्कृत मिली हिंदी थी उसको भाखा कहते थे। अभी ये क्लियर हुआ आपको कि ये लोग उर्दू किसको कहते थे, अरबी फारसी हिंदी में मिल गया उर्दू कहते, और संस्कृत मिली हिंदी यानी हिंदी में संस्कृत मिल गया तो इसको भाखा कहते थे। और भाषा की शास्त्रीय दृष्टि से विचार ना करने वाले, ये उर्दू की ही तालीम खास तौर पे पाने वाले कोई नई पुराने लेखक इस भाखा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रज भाषा को हिंदी कहने में संकोच करते थे। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले, कहते कि जो खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर ये कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ, सूर है, तुलसी है, बिहारी, इन्होंने जो भी कविता की वो तो भाखा है। और देखिए भाखा का मतलब हमने आपको बताया कि संस्कृत मिली हिंदी को भाखा कहते हैं। तो इन्होंने कहा ये सब तो भाखा, हिंदी तो है ही नहीं संभव। इसी सड़े गले ख्याल को लोकर अभी भी लेकर कुछ लोग पड़े हुए हैं। तो कुल मिला के इंसा जी ने क्या लिखा, इंसा जी ने जो अपना मंतव्य प्रकट किया था कि हमको कुछ भी प्योर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखना है, ठेठ हिंदी में। तो उन्होंने कहा जब भी हम लिखें, हम 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रहना चाहते हैं। एक बाहर की बोली, बाहर की बोली उनका मानना था अरबी, फारसी, तुर्की, इनको हम अपनी जो है लेखन में नहीं लाना चाहते। गंवारी, वो ब्रज भाषा और अवधी को गंवारी कहते थे, तो बाहर अरबी, फारसी, तुर्की को, गंवारी ब्रज भाषा, अवधी को। भाखापन किसको कहते थे, भाखापन जो है संस्कृत के शब्दों का जो मेल होता था, संस्कृत के शब्दों के मेल को ये कहते थे भाखापन। तो इन्होंने कहा ना हम बारी बोली को रखेंगे, ना गंवारी रखेंगे, ना भाखापन रखेंगे, जो रखेंगे शुद्ध रखेंगे। तो इस बिलगाव से अगर देखें तो इंसान ने भाखापन और मुअल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयास किया है ना, और इस तरीके से इन्होंने लिखा। और आगे ये कहते हैं कि वाक्य बड़े बड़े हैं, जैसे एक वाक्य याद दिया है, सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वालों के सामने जिसने हम सबको बनाया, इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यार को, है ना। तो यहाँ पे फिर आरंभ काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा, आप देखिए तुलसी क्या नाम है, रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं कि चारों जो लेखक हैं, चाहे सदा सुख हो, मुंशी ये जो है इंसा अल्लाह खां हो, इनके अलावा लल्लू लाल हो, सदल मिश्र हो, इन चारों लोगों में देखें तो सबसे ज़्यादा चटकीली और मटकीली, मुहावरेदार और चलती जो बोली भाषा जो लिखा है वो इंसा ने लिखा है। चटकीली या मटकीली, मुहावरे और चलती है।
बात ये है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले बहुत बहुत मतलब मच चुकी थी। उर्दू वाले के सामने जितने लिखते समय मुहावरे बहुत ज़्यादा आ जाते थे। दूसरी बात है कि इंसान जो थे वो रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदत लाल भी वो भी दिल्ली से थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखते थे। वो आपने देखा वो बहुत धर्म से जुड़े हुए थे। सानुप्रास विराम भी इंसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलता है। तो ये दोनों लोगों का क्लियर हुआ। और जब दोनों बताते हैं कि यही है कि इंसा के समय तक वर्तमान कृदंत या विशेषण और विशेष के बीच समान अधिकरण कुछ बना हुआ था, है ना। अतिया जतिया सो सासे उनके ब्याह, तो इस तरीके से इनका दिया है। फिर इन विचित्रताओं के होते हुए इंसान ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का भी प्रयोग किया है। इनकी चलती चटपटी भाषा का एक नमूना देखिए, जैसे यहाँ पे इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगे और अपना किया पाओगे, तो ऐसे कुछ इन्होंने लेखन किया। अब तीसरे नंबर पे इन्होंने गद्य में जो उल्लेख किया वो लल्लू लाल जी का किया, ये भी फोर्ट विलियम से जुड़े थे और ये आगरा के थे। जैसे वो लोग दिल्ली के थे, दिल्ली से इंशाल्लाह जो है लखनऊ आ गए, वो प्रयाग आ गए, लेकिन लल्लू लाल ये तो आगरा के ही रहने वाले थे, गुजराती ब्राह्मण थे। जन्म इनका बताया 1820 में और मृत्यु बताया 1822 में, तो 20 से लेके 82 तक। और 20 से लेके 82 तक के समय में आप देखें तो संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते कि बहुत ज़्यादा संस्कृत जानते हो, पर भाषा कविता का बढ़िया ये करते थे। संवत 1860 में बताया गया कि जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज था, तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट, तो अध्यापक जो हुए फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्राइस्ट, उनके आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। यानी इन्होंने कहा था जॉन गिलक्राइस्ट ने लल्लू लाल को लिखने के लिए, तो इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा और प्रेम सागर में भागवत दशम स्कंद की कथा वर्णन की। इंसा के समान इन्होंने, जैसे इंसा अल्लाह थे तो उन्होंने केवल ठीक हिंदी लिखने का संकल्प ये तो नहीं किया कि हम तीन चीज़ों से बाहर रहेंगे। हाँ, लेकिन इन्होंने भी जो है लल्लू लाल जी ने विदेशी शब्दों के ना आने देने की प्रतिज्ञा जरूर की थी। यदि ये उर्दू नहीं जानते होते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य ना हुए होते। तो एक तुलनात्मक अध्ययन भी हो गया लल्लू लाल के साथ। बहुतेरे अरबी फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वालों के लिए पहचानना भी कठिन था। मुझे एक पंडित जी का स्मरण है जो लाल सब तो बराबर बोलते थे पर कलेजा और बैगन सबको म्लेच्छ कहते थे। और बाकी प्रेम सागर इनके द्वारा लिखा गया, है ना, यहाँ पे एक दिया हुआ है। तो मुंशी सदाशिव लाल के बारे में ये और क्या कहते हैं, कहते हैं कि संस्कृत तो बहुत ज़्यादा जानते नहीं, तो सदाशिव लाल अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग ना कर संस्कृत मिक्स जो साधु भाषा उसका प्रयोग करते थे। मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, पर लल्लू लाल की भाषा, यानी मुंशी की भाषा कह रहे हैं कि मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली, पर लल्लू लाल की भाषा कृष्ण उपासक व्यासों की बहुत ही ब्रजरंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाए सिर नाए सुई भई कीजिए, इस तरीके से। और अकबर के समय में गंग कवि ने जैसे खड़ी बोली लिखी थी वैसे ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने लिखी हुई, तो एक तुलना भी हो गया कि अकबर के समय में जो गंग कवि थे जैसा खड़ी बोली उन्होंने लिखा था वैसे ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने लिखा। दोनों की भाषा में बस अंतर इतना है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी ले लिए थे, पर लल्लू लाल ने ऐसे शब्द से अपने आप को बचाया है। बाकी भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी देखने को मिलती है। विरामों पर तुकमदनी के अलावा वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश ये है कि लल्लू लाल जी का जो काव्य भाषा है वो गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम ही अधिकतर आएगा, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंधित विचारधारा के योग्य। अब यहाँ पे कुछ पंक्तियां इनके द्वारा दिया गया है। और लल्लू लाल के बारे में बताया गया है कि इन्होंने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रजभाषा, खास बात यह ना कि इन्होंने तीनों चीज में, उर्दू में भी खड़ी बोली, हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य की पुस्तक लिखी थी। और ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल और प्रेम सागर, तो इतनी रचनाओं के बारे में, क्योंकि उर्दू में भी लिखे, खड़ी बोली में भी लिखे, ब्रज में भी लिखे, तो सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल और प्रेम सागर। और प्रेम सागर के पहले की चार पुस्तक, चार यानी सिंहासन बत्तीसी, बैताल है, शकुंतला नाटक, माधोनल, ये चार पुस्तक बिल्कुल उर्दू में है। इनके अलावा संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां जो है ये भी लिखी, जो कि ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई थी। और बाकी माधव विलास और सभा विलास ये क्या है, तो माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे, यानी माधव विलास नाम से, सभा विलास नाम से। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी ससई की टीका भी प्रसिद्ध है। तो एक माधव विलास हो गया, सभा विलास हो गया, और इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी ससई की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस भी खोला था, है ना, जिसे संबत 1881 में पोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने पर आगरे लेते गए थे। और प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा। इसके अलावा ये रामायण आदि पुरानी पोथियां भी छापा करते थे। चौथे नंबर पे है सदल मिश्र।
सदल मिश्र ये बिहार के रहने वाले थे। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में भी काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार यानी जैसे लल्लू लाल ने उन्होंने जो है गिलक्राइस्ट ने कहा तो उन्होंने तैयार किया था, ऐसे सदल मिश्र जो थे, लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी यानी सदल मिश्र ने नासिके तोपख्यान भी उसी समय लिखा, जिस प्रकार प्रेम सागर लल्लू लाल ने लिखा था। पर दोनों में बहुत अंतर है। जैसे लल्लू लाल ने लिखा, उनके समान इनकी भाषा में ना तो ब्रज भाषा के रूप में वैसी भरमार है, यानी बहुत ज़्यादा ब्रज का नहीं प्रयोग किया, और ना परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान पर समावेश किया। इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयास किया और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। ब्रज के कुछ रूप इनके भी उसमें देखने को मिलता है सदल मिश्र में। तो यहाँ पे है, और गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले जो 4 लेखक हैं, आधुनिक हिंदी का पूरा आभास सदा सुखलाल और सदल मिश्र में मिल। देखिए, 4 लोगों के बारे में ज़िक्र तो किया गया है, लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है हिंदी का आपको पूरा आभास किसमें मिलता है, तो हिंदी का पूरा आभास आपको मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र वाले में मिलता है। आधुनिक हिंदी का पूरा आभास जो है, ये मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र में मिलता है। व्यवहार उपयोगी इनकी भाषा ठहरती है, यानी इनकी भाषा जो है व्यवहार उपयोगी ठहरती है। इन 2 में मुंशी जो सदा सुख है, इनकी साधु भाषा अत्यधिक महत्व की है, किसकी? सदा सुख की। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। इधर 2-4 पुस्तकें अनगढ़ भाषा में लिखी गई तो लिखी गई, पर साहित्य के योग से कुछ व्यवस्थित नहीं है। और फिर बताते भाषा में लिखी गई कोई पुस्तक संवत 1915 के पूर्व की नहीं मिलती। संवत 1831 में किसी ने गोरा बादल री बात का, जिसे राजस्थानी पद्य में जटमल ने संवत 1680 में लिखा था, खड़ी बोली के गद्य के अनुवाद में उसको लिखा है। तो यहाँ पे है, बाकी संवत 1860 से 1915 के बीच का काल गद्य रचना के दृष्टि से शून्य ही मिलता है। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई, उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्होंने अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे, देखिए उस समय 1860 के आसपास बता रहे हैं कि श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे तथा कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया था। विलियम केरे कौन थे? ये बता रहे हैं कि श्रीरामपुर उस समय जो था पादरियों का प्रधान अड्डा हुआ करता था, और 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई, कहते हैं कि उस समय यदि किसी ने उसका फायदा उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारक ने उठाया। विलियम केरे जो थे, और विलियम केरे बुतलब तथा कई और भी अन्य जो है अंग्रेज पादरी थे। इन लोगों के उद्योग से जो इंजिल इंजिल था, इसका अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद जो है, बाइबिल को हिंदी में किसने अनुवाद किया? स्वयं केरे साहब ने, विलियम केरे ने किया। और 1866 में इन्होंने नए धर्म का नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया, और 1875 में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद हो गया। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इन अनुवादकों ने सदासुख और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ये आदर्श माना। किसका? सदासुख को माना, और लल्लू लाल, ये लोग जो लिख रहे थे, इनको माना कि ये लोग विशुद्ध भाषा में लिख रहे हैं, और उर्दूपन को बिल्कुल इन लोगों ने दूर रखा। इससे ये प्रतीत होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण जनता का तो लगाव नहीं था, जिसके बीच मत का प्रचार होना था। जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी, उसी भाषा का अवलंबन ईसाई उपदेशकों के लिए जरूरी हुआ। तो उन लोगों ने जो ईसाई वाला जो है अपना जो भी था इंजिल था या अन्य जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे, जिनका रूपांतरण किया, उससे कहीं ना कहीं हमारी हिंदी को ही आगे बढ़ने में मतलब एक तरीके से सहायक हुआ। जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते थे, उससे साधारण जन समुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं ज़्यादा परिचित रहे। जिन अंग्रेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशी और खानसामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता, वे अब उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा समझा करे तो क्या कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ईसाइयों ने अपनी धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी के शब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए, और ठेठ ग्रामीण शब्द तथा बेधड़क रखे। उनकी भाषा सदासुख और लल्लू लाल के ही नमूने पर चली। इसमें जो कुछ विलक्षण तासी दिखाई पड़ती वो मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण है। प्रेम सागर के समान ईसाई धर्म पुस्तक में भी करने वाले के स्थान पे जो है करण हारे, कमरबंद के स्थान पे पाटुका, ऐसे शब्द प्रयोग में होने लगे। तो इससे ये कहते हैं कि शुक्ल जी इसका यही अर्थ निकालते हैं कि इससे आगे ईसाई की पुस्तक और पंपलेट बराबर निकलते रहे। उक्त श्रीरामपुर जो प्रेस था, संवत 1893 में दाऊद की गीते नाम की पुस्तक छपी, जिसकी भाषा में भी कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी दिखे, और इसके पीछे अनेक नगरों से बालकों की शिक्षा के लिए ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे, और आगरा है, मिर्जापुर, मुंगेर आदि जिले उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र बन गए।
हाँ, और आगे देखें तो कहते हैं कि अंग्रेजी की शिक्षा के लिए कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खुल चुके थे। और देखिए अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग संवत 1900 के पहले ही पैदा हो गई थी। संवत 1890 के लगभग आगरा में पादरियों की एक स्कूल भी खुली थी, 90 के आसपास, स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी करके, जिसमें संवत 1894 में इंग्लैंड के एक इतिहास का और संवत 1804 में मार्स मैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित किया गया। कथासार के लेखक या अनुवादक पंडित रतन लाल थे। इसके संपादक पादरी मूर साहब रुडरेड ने अपने छोटे से अंग्रेजी वक्तव्य में लिखा था कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग वर्तमान इतिहास भी प्रकाशित किया जाएगा। तो आगरे की उक्त सोसाइटी के लिए संबत 1897 में पंडित ओंकार भट्ट ने भूगोल सार और संवत 1904 में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश लिखा। कलकत्ता में भी ऐसी ही एक स्कूल बुक सोसाइटी खुली थी जिसमें पदार्थ विद्यासागर आदि कई वैज्ञानिक पुस्तकें निकाले। इसी प्रकार कुछ रीडर मिशनरियां भी छापे खाने निकाले, जिसे आजमगढ़ रीडर इलाहाबाद मिशन प्रेस से संवत 97 में प्रकाशित हुआ। कहते हैं कि बलवे यानी आक्रमण के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईसाइयों का एक आरएफएन प्रेस खुला था, और जिससे ये होता था आरफिन प्रेस से शिक्षा संबंधी कई पुस्तकें शेरिंग साहब के संपादन में निकली, जैसे भूचरित्र दर्पण, भूगोल विद्या, मनोरंजक वृत्तांत, जंतु प्रबंध, विद्यासार, विद्वान संग्रह। ये पुस्तकें 1912 से 1920 की है, 1912 से लेकर 1919 के बीच के। तब से मिशन सोसाइटी के द्वारा बराबर विशुद्ध हिंदी में पुस्तक और पंपलेट छापते आ रहे हैं, जिनमें कुछ खंडन मंडन उपदेश भजन ये सब भी होता था। सारांश ये कि जो हिंदी गद्य के प्रसार में ना कुल मिला के यही मतलब निकल के आ रहा है, ईसाइयों को बहुत कुछ योग रहा, भले ही वो अपने ईसाई धर्म के लिए चीज़ों को प्रचार कर रहे थे, लेकिन इससे हमारी हिंदी को भी उनके प्रेस से जो चीज़ें निकलती थी, वो जो लैंग्वेज अपनाए थे वो हिंदी को किए थे, तो हमारी खड़ी बोली भी आगे बढ़ रही थी। और इस तरह शिक्षा संबंधी पुस्तकें तो पहले उन्होंने ही तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके द्वारा सदा कृतज्ञ रहेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदू की जनसंख्या पर पड़ रहा था, जो हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के बीच स्वधर्म रक्षा की आकुलता भी दिखाई पड़ने लगा। ये देखकर बंगाल में राजा राम मोहन राय उपनिषद पर वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने लगे। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पात, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो गया था। आगे कहते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की नींव डाले, और संबत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों की भाषा का हिंदी अनुवाद किया। बाद में 86 में बंगदूत आया, है ना, कई नगरों में जिनमें कलकत्ता मुख्य था, छापे खाने वगैरह स्थापित हो गए थे। और परिस्थिति बस अगर आप देखो तो पंडित जुगल किशोर ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, जुगल किशोर, इन्होंने 1883 में उद्दंड मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र भी निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए उद्दंड मार्तंड को। ये उद्दंड मार्तंड अब पहले हिंदुस्तानियों के हित के हित जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और पारसी और बंगले में जो समाचार का कागज छपता था, उसका सुख उन बोलियों के जरिए आप पढ़ने वालों को होता था। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ो समझ लो, तो इस तरीके से पंक्तियां होती थी। और फिर कहते हैं कि यह पत्र आगे भी चला, फिर जो है आर्थिक अभाव, मतलब कि आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं हो पाया, तो फिर बंद हो गया। इसमें खड़ी बोली के मध्य देशीय भाषा के उसमें उल्लेख मिलता था। और फिर इसके बाद कहते हैं कि एक ऐसी वकील वकालत का काम करते करते बुढ़ा होकर अपने दामाद को ये काम सौंप के आप सूचित हुआ। दामाद कई दिन काम करके एक दिन आया और प्रसन्न होकर बोला, हे महाराज, आपने जो फलाने का पुराना वो संगीन मुकदमा हमें सौंपा था, तो ये पूरा ऐसे इस तरीके से होता था। मतलब एक बोली थी कि किस तरीके से उस समय चल रहा था। बाकी फिर कहते हैं कि रीतिकाल जब अंत होने लगा, 1900 के आसपास की बात है, जब रीतिकाल समाप्त होने लगा, अंग्रेजी राज पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, तो इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में परिवर्तन आने लगा। अब क्या होता था कि जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। तो संवत 1854 की बात है, 58 में तो पूरी तरह महारानी विक्टोरिया आ जाती है ना, तो संवत 54 की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे, उनके पास अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा गया कि आप भी इंग्लिश एजुकेशन इन लोगों को, भारतवासियों को दो, ऐसा सलाह दिया गया। पर उस समय उस पर कुछ नहीं हुआ। पीछे राजा राम मोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जन के उद्योग से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। यानी अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया। प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन राय जैसे लोग आगे चल के। और फिर कहते हैं जिसमें से लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़ के निकले और सरकारी नौकरी पाने लगे। अब क्या हुआ कि देसी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, ये विचार उस समय तक लोगों को नहीं था कि अपना हिंदी भी पढ़ के कोई रोजगार मिल सकता है। अंग्रेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाना था तो संस्कृत या अरबी पर। संस्कृत की बात थी तो संस्कृत की पाठशाला और अरबी के मदरसों को
जो सरकार से थी थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता मिल ही रही थी और अंग्रेजी की शौक के सामने तो इन पुरानी संस्थाओं के प्रति लोग उदासीन थे। हिंदी का नामो निशान नहीं था। 1854 तक बता रहे हैं। इनके जो सहायता मिलती वो धीरे-धीरे इनको भी बंद हो गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया, पर मैकाले ने जब अंग्रेजी भाषा के लिए जोरों समर्थन दिया, तो फिर पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की। अब संवत 1892 की बात है। कहते हैं कि कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया कि धीरे-धीरे अंग्रेजी के स्कूल अब खुलने लगे। अंग्रेजी व्यवस्था होने लगी और सरकार का भी अदालती भाषा भी अंग्रेजी हो गया। और मुगलों के समय में तो अदालती कार्रवाइयाँ, दफ्तर सारी चीज़ फ़ारसी में होते थे। अब वही चीज़ चेंज होके अंग्रेजी में हो गया। अब तक हिंदी का कोई बात नहीं हो रहा है। अब दफ्तरों की भाषा फ़ारसी, अब ये हुआ कि दफ्तर की भाषा पहले फ़ारसी थी, मुगलों के ज़माने में तो वही रहने दो। लेकिन उस भाषा और लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण, यानी बहुत ज़्यादा सब लोग फ़ारसी नहीं जानते थे। बाद में ये हुआ कि किसी को भी इस बात को मंज़ूर नहीं किया कि हमको फ़ारसी ही लेके चलना है। फिर एक इस्ताहारनामा नीचे निकाला गया कि जो है हम ये करते हैं कि फ़ारसी व नागरी भाषा के अक्षर में लिखाया जाए, कि फ़ारसी जो होगा वो अदालती भाषा होने के कारण जनता को फ़ारसी से कठिनाई हो रही है। तो उनका अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि सरकार ने संवत 1893 यानी ईस्वी में देखें तो 36 में 1836 में इस्ताहारनामे में निकाला कि अब अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषा में हुआ करेगा। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ जो इस्ताहारनामा हिंदी में निकाला गया, उसकी एक नकल निकाली गई थी कि अब जो है क्या होगा, अपनी हिंदी को बोलिए और फ़ारसी के नागरी अक्षर में लिखे दाखिल करें। यानी जो भी चीज़ आप लिखेंगे, ये नहीं कि किसी को फ़ारसी आ रहा वो फ़ारसी में बाँचे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों को ये फ़ारसी वग़ैरह ये दरबारीपन मुग़ल काल वाला समझ में नहीं आ रहा है। अब जो सामान्य हिंदी है या तो उसमें आप लिखते रहो, उसमें लिखो, और जो है ये कार्यालयी भाषा हम फ़ारसी नहीं कर पाएँगे, और हिंदी हो और अक्षर नागरी हो, ऐसा इन लोगों ने अपने इस्ताहारनामे में लिख दिया। अब इससे क्या हुआ कि सरकार की कृपा से जो है खड़ी बोली का अरबी फ़ारसी में रूप लिखने पढ़ने की अदालत भाषा होकर सबके सामने अब आ गया, क्योंकि अब खड़ी बोली आ गया। अब जीविका और मान मर्यादा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। तो कहते हैं जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना ज़रूरी था। देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू सिखाया जाता था। उर्दू पढ़े लिखे लोग को शिक्षित उस समय माना जाता था। हिंदी की काव्य परंपरा यद्यपि राज दरबारों के आश्रय में चली जा रही थी, पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी समय के साथ घटती जा रही थी। नवशिक्षित लोगों का जमाव उसके साथ कम होता रहा। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों को जो भी थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थी, वो भी धर्म भाव से था। लोग रामायण वगैरह पढ़ते थे, इसी सब को पढ़ते थे। आगे जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, उनको फ़ारसी अक्षर सीखने पर विवश होना पड़ा, कि नागरी सीख रहे हैं लेकिन फ़ारसी सीखना पड़ेगा क्योंकि जीविका का प्रश्न है। और हिंदी भाषा हिंदी ना रहकर अब हिंदी मिक्स हो गया था उर्दू। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी-फूटी चाल पर देवनागरी अक्षर में उस समय लिखा जाता था। लेकिन संवत 1902 की बात है, जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में नहीं आए हुए थे, तो शिक्षा विभाग में शिव प्रसाद नहीं आए थे, पर वो विद्या व्यसनी होने के कारण वो हिंदी की ओर उनका ध्यान गया, राजा शिव प्रसाद का। वो हिंदी की तरफ गए, उनका ध्यान गया, तो वो काशी से बनारस अखबार निकलवाना शुरू किए, और कभी-कभी वो खुद लिखते थे, काशी के बनारस अखबार में लिखते थे। पर इस पत्रिका की भाषा भी अगर देखें ना तो उर्दू ही रखी गई, अक्षर तो देवनागरी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं हिंदी की तरफ नहीं था, काशी से जो बनारस अखबार निकलता था। आगे फिर कहते हैं कि इस भाषा के लोग जो हिंदी कैसे समझ सकते थे, इसलिए काशी से ही एक दूसरा पत्र निकला था। वो निकाला किसने था? सुधाकर। काशी से जो दूसरा पत्र निकला सुधाकर, और निकालते कौन थे? बाबू तारा मोहन। बाबू तारा मोहन जो है कुछ मित्रों के साथ, सज्जनों के साथ सुधाकर निकाल रहे थे। बात है 1907 की। और काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकर जी का नामकरण, यानी काशी के जो प्रसिद्ध जो ज्योतिषी हुए सुधाकर जी, बाद में इनका जो नामकरण हुआ था, ये तारा मोहन बाबू जो सुधाकर पत्र निकालते थे, इसी आधार पे हुआ था। कहते हैं कि इसमें हिंदी के कुछ सही रूप दिखते थे। 1909 में आगरा से मुंशी सदा सुखलाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला था, जो कई वर्षों तक बुद्धि प्रकाश चला था। और उस समय बुद्धि प्रकाश को देखते हुए लगता था कि हाँ, इसका नमूना आप देख सकते हैं कि खड़ी हिंदी के ज़्यादा करीब है। जैसे इस पश्चिमी देश में बहुतों को प्रकट है कि बंगाली की रीत के अनुसार उस देश के लोग आसन पूर्ण नृत्य रोगी, तो आपको ये हिंदी के ज़्यादा करीब लगेगा। फिर कहते हैं कि आगे स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी स्त्रियों में संतोष और नम्रता और प्रीति, ये सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए, केवल विद्या की न्यूनता है, तो इनके बारे में इस तरह निकला है पत्रिका में। तो कहते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा तो उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम की 20वीं सदी के शुरुआत में पहले से हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तक छपने लगा, अखबार निकलने लगा। अब जो पद्य की भाषा है वो ब्रज भाषा ही बनी रही, लेकिन गद्य के रूप में आप देखो तो हिंदी धीरे धीरे चलने लगा।
सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए जब जगह-जगह मदरसे खुलने की बात उठी, सरकार ये विचारने के लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए, तब प्रभावशाली मुसलमानों को गहरा चोट लगा और वो लोग किसी भी हाल में मुस्लिम नहीं चाहते थे कि खड़ी बोली हिंदी प्रतिष्ठापित हो। तो ऐसी भाषा का जानना उनका लगता था कि अगर ये जान जाएँगे तो मुस्लिम इंसान समझते थे कि हमारा इस मुल्क में रहना कठिन हो जाएगा। वो किसी भी हाल में नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जैसे मुगल काल में फ़ारसी वगैरह चलता था वैसे ही चलता रहे, है ना? तो हिंदी के विरोध की बराबर चेष्टा बनी रही, लेकिन संवत 1911 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तो वर्नाकुलर स्कूलों में ये हुआ कि हम हिंदी की शिक्षा को जारी रखें या नहीं। तो इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि वर्नाकुलर में हिंदी को जारी ना रखा दिया जाए। विरोध के नेता के रूप में एक थे सर सैयद अहमद शाह, मुखर स्वर में बोले और ये अंग्रेजों के चटुकार थे, एकदम चाटुकार थे सर सैयद अहमद। उस समय मानते थे अंग्रेज इनकी इनकी बातों को, क्योंकि बहुत ही चाटुकारिता करते थे। ये नहीं चाहते थे किसी भी हाल में हिंदी का समर्थन मिले। तो कहते हैं कि अंग्रेजी को उर्दू के ओर झुकाने की लगातार चेष्टा सैयद करते रहे और इस प्रांत में अपने यहाँ पे हिंदुओं में थे राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद भी अंग्रेजों के कृपा पात्र थे। तो सर सैयद अहमद शाह इंग्लिश मतलब उर्दू के पक्ष में थे, राजा शिव प्रसाद हिंदी के पक्ष में थे। 20 वर्ष तक ये लड़ाई झगड़ा चलता रहा, फिर भारतेंदु के समय तक ये चलता ही रहा। बाद में गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, ये फ्रांसीसी विद्वान का आप किताब पढ़े होंगे, इस्तवाद द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, इन्होंने पहली बार लिखने का जो प्रयास किया था। तो ये जो गारसा द तासी थे फ्रांस के थे, ये पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे, हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें ज़्यादातर याद होगा तो उर्दू के कवि का उल्लेख किया था, थोड़े मोड़े हिंदी के किए थे। और संवत 1909 यानी 5 दिसंबर सन 1852 के अपने व्याख्यान में इन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी कि उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी अर्थात पश्चिमोत्तर प्रांत, अब का संयुक्त प्रांत, इसकी सरकारी भाषा नियत हो गई है। यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ साथ उसी तरह बनी हुई है जिस तरह वो फारसी के साथ थी। बात यह है कि मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी जो हिंदी नवीश कहलाता था और एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी नवीश कहते थे वो रखा करता था, जिसे उनकी आज्ञाएं दोनों भाषाओं में लिखी जाए। इस प्रकार अंग्रेज सरकार पश्चिमोत्तर प्रदेश में हिंदू जनता के लिए प्राय सरकारी कानूनों का नागरी अक्षरों में हिंदी अनुवाद भी उर्दू कानूनी पुस्तकों के साथ देगी। तो ऐसा नहीं था, इन्होंने ये समर्थन किया उर्दू अलग फारसी अलग, जैसे पहले मुगल दरबार में आता आया है, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने समर्थन किया कि एक अपना अस्तित्व हिंदी का होगा, ऐसा इन्होंने समर्थन नहीं किया। तो तासी के व्याख्यानों से तो यही लगता है कि इन्होंने कहा उर्दू की अदालती भाषा नियत हो जाने पे कुछ दिन सीधी भाषा और नागरी में ये चलता रहेगा, हिंदी का अनुवाद छापते रहो। जान पड़ता है कि उर्दू के पक्षपातियों का जोर जब बढ़ा तब इनका छपना एकदम बंद हो गया। जैसे कि अभी ये कहा जाए कि राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु, इनके समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा तो चलता ही रहा। तासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में आग में घी का काम कर दिया। अब ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के ज़्यादातर यूरोपियन के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। ये जब हिंदी उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद जो अंग्रेजों से मेलजोल रखने में माहिर थे, हिंदी विरोध में और प्रबल होकर मजहबी नुस्खा अपना दिखाने लगे। अंग्रेजों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की जबान है। अब देखिए कितना यहाँ पे जोड़ तोड़ करने का काम किया गया, जैसे आज भी दक्षिण भारत हिंदी का समर्थन नहीं करता है, ऐसे अंग्रेजों को इन लोगों ने सिखाया कि हिंदी तो हिंदुओं की जबान है और हम लोग ठहरे मुस्लिम, तो हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुत परस्त है और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेज का मजहबी रिश्ता है, दोनों स्वामी या पैगंबरी मत को मानने वाले हैं। अंग्रेजों के कान में किस तरीके से लोगों ने भरा कि हमारा तुमसे संबंध है। और गारसा तासी ने भी 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा। तासी ने कहा नहीं, हिंदी भी रहना चाहिए, उर्दू भी रहना चाहिए। और उन्होंने कभी ये भी कह दिया था कि यदि मैं खुद उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, तासी ने कहा था, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना भी उचित नहीं है, यानी दोनों के समर्थन में थे। और तासी ने आगे चलकर एक बार ये भी कह दिया कि मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद खां की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं, इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली डायलेक्ट्स की रह गई है जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। अब हिंदी उर्दू का झगड़ा उठने पर अपने मजहबी रिश्ते के ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और कहा। तो बाद में ये कहते हैं हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है, वो हिंदू धर्म जिसके मूल में बुत परस्ती और अनुसांगिक विधान है। इसके विपरीत जो उर्दू है, उर्दू में इस्लामी संस्कृति आचार व्यवहार है, इस्लाम में सामी मत है और एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषताएं हैं।
और इस तरीके से खुलकर 1927 में तासी ने व्याख्यान दे दिया कि मैं सैयद अहमद खान जैसे विख्यात मुस्लिम विद्वान की तारीफ में और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव किसी से छुपा नहीं है। मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते हैं, इंजिल की शिक्षा को भी वो मतलब कि पूजते हैं। इंजिल मतलब इन लोगों का जो ईसाई धर्म का था, तो ईसाई मतलब ये अंग्रेज आए थे, ईसाई धर्म का ही प्रचार करते थे। तो देखो तासी पहले हिंदी उर्दू दोनों के समर्थन में थे, साथ में धीरे-धीरे उनकी बोल बदलने लगती है, फिर सैयद अहमद खां के समर्थन में आ जाते हैं और यहाँ तक खुल के स्पीच 1927 में दे देते हैं कि मैं जो है सर सैयद का इसलिए बहुत ज़्यादा तरफदारी करता हूँ क्योंकि ये जो मुस्लिम लोग हैं ये कुरान को तो अपनी आसमानी किताब मानते हैं, लेकिन ये हमारे इंजिल इसका भी सम्मान करते हैं, जो कि जो है हिंदू लोग जो कि मूर्ति पूजक है, मूर्ति का पूजा करने वाले, ये लोग इंजिल की शिक्षा को नहीं मानते। तो इस तरीके से इन्होंने खींच-तान में सारा आग में घी डाल के ये काम कर दिया कि सीधी-सी बात है, मैं उर्दू का पक्षधर हूँ। अब कहते हैं शुक्ल जी की परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे-कैसे भावों की प्रेरणा से लोग करते रहे। विरोध जब प्रबल होता गया, जैसे देश भर में प्रचलित अक्षर और वर्णमाला को छोड़ना असंभव हो गया, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी कैसे लोग छोड़ दें। इसलिए अदालती भाषा उर्दू होते हुए शिक्षा विधान में, यानी अदालत की भाषा भले ही शिक्षा उर्दू थी, लेकिन शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान मिला। काव्य साहित्य तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा इसे, अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान शुरू हुआ। इसी खींचतान के समय में राजा लक्ष्मण और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए है, तो इसलिए और आगे कहते हैं कि अपनी कहानी का आरंभ भी उन्होंने इस ढंग से किया है, जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। तो इस तरीके से देखिए हिंदी उर्दू का कितना ज़बरदस्त विवाद रहा, एकदम कांटे की टक्कर इन लोगों में रही है। तो अब मुझे उम्मीद है कि पहला प्रकरण जो है इन्होंने आपको ओवरऑल साहित्य से संबंधित जो पुरानी काव्यधारा प्रथम उत्थान काल है, जिसमें क्या-क्या चीज़ें चली, चारों जितने लोग थे कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया हिंदी को, फिर ब्रज भाषा में किन-किन लोगों का नाम इन्होंने लिया, है ना? तो उसको हमने विट्ठल नाथ को बात किया या 4 लोगों की उधर बात की। तो कुल मिला के 8 कवियों को बहुत अच्छे से यहाँ ज़िक्र किया गया है। ब्रज भाषा में 4 जो है आपके जो मुंशी सदाशिव लाल हो गए, लल्लूलाल सदल मिश्र हो गए, है ना? इनके तो राजर्षि प्रसाद का हो गया। इन सारे लोगों का जो इम्पोर्टेंट था, जो हिंदी शुरुआत की बात है, उसमें जो ज़िक्र करना था वो कर दिए। अब गद्य साहित्य कैसे आविर्भाव हुआ इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से मुझे उम्मीद है कि प्रकरण 1 क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। और ये सीरीज़ हम समाप्त करते-करते सोच रहे हैं कि कोई और भी सीरीज़ आपको शुरू करें। मूल टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको जो हम पढ़ा रहे हैं बस इसका आप इतना ही वो करिए कि इसको पढ़िए और थोड़ा बहुत जब आप सुन लें तो आपके पास मूल टेक्स्ट हो उससे ज़रूर पढ़ें। इससे आपका जो है एक डिस्क्रिप्टिव जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। सिर्फ़ आप वन लाइनर रटेंगे ना तो फिर वही है कि फिर रटते ही रह जाएँगी, बहुत है हिंदी। थोड़ी अपनी समझ को बढ़ाने के लिए आपको शुक्ल जी को पढ़ना है, गद्य साहित्य पढ़ना है ना? बच्चन जी की सीरीज़ को पढ़ना है, ये सब चीज़ों को मूल टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।